दोस्तों, दिस इज पंकज प्रताप सिंह और जेन 5 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1753 के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोगों ने देखा कि भारत में जो कंपनी आई थी ट्रेड करने के बहाने उसने क्या किया, भारत पे धीरे 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 कुछ बदलाव करना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने भारत में प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था स्टार्ट कर दी, मतलब आए थे व्यापार करने, धीरे धीरे भारत पर क्या करना, प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर उसको नियंत्रण करने के लिए क्राउन ने क्या किया, ढेर सारे रेगुलेटिंग एक्ट बनाए, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, कंपनी पर कंट्रोल किया, कंपनी पर अपना कंट्रोल दिखाया, पावर दिखाया, और धीरे धीरे उसका एकाधिकार या उसका हम कहें राइट्स को धीरे धीरे खत्म किया। और उसने अपनी मंशा जाहिर की ब्रिटेन ने कि अब हम भारत में व्यापार नहीं, यहाँ शासन करना चाहते हैं। और इसी शासन के तो उसने क्या किया, प्लासी का और क्या कहते हैं बक्सर के युद्ध में उसने क्या किया, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जिसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बाद में उसी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसी तरह चार्टर एक्ट में ढेर सारे बदलाव करके उसने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक करके भारत में अपनी प्रशासन की व्यवस्था को क्या किया, मजबूत किया। जब इतनी सारी प्रशासनिक व्यवस्था को उसने मजबूत किया तो फिर भारतीयों से देखा नहीं गया और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह के लिए लेक्चर वीडियो तो आप देख सकते हैं। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत की जो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, इन लोगों ने क्या किया, काफी नुकसान किया, काफी नुकसान अंग्रेजों का किया। लेकिन ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं भाई, बहुत कोई बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। लेकिन इंडियन को तो वो तो पता है भाई, उन्होंने बहुत बड़ा कांड किया था। जब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो फिर एक नया चार्टर लाना पड़ा। किसे लाना पड़ा, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को लाना पड़ा। और उनसे पता चल गया कि कंपनी से कुछ नहीं होगा, अब पूरी तरह से शासन व्यवस्था किसको देना पड़ेगा, भारत को नहीं, ब्रिटिश राजशाही को, मतलब क्राउन को। जो भारत को जो शासन को चला रहा है वो कौन चला रहा है, ब्रिटिश का क्राउन चला रहा है, जो ब्रिटिश में बैठा हुआ क्राउन है। तो उसने क्या किया, अब भारत के शासन को पूरी तरह से उठाकर दे दिया गया क्राउन के हाथों में। और क्राउन ने क्या किया कि अब भारत की शासन को हम बैठकर ब्रिटेन से चलाएंगे। तो ब्रिटेन से जब चलाएंगे तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म कर दिया। और पद खत्म करने के बाद 1858 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, भी इसको कहा जाता है 1858, क्योंकि अब यहां से भारत सरकार की नींव पड़ना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, कंपनी के रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नहीं, अब आप कोई रूल नहीं कर सकते, अब पूरी तरह से रूल किसका होगा, क्राउन का होगा। क्राउन मतलब ब्रिटिश राजशाही, जो वहां के राजा महाराजा थे, अब पूरी तरह से शासन उनके हाथ में चला गया। अब शासन जब उनके हाथ में चला गया तो क्या हुआ, भारत की सबसे पहले जो शासन में हाथ में आया तो वो महारानी विक्टोरिया इस समय थी। तो विक्टोरिया ने क्या किया, महारानी विक्टोरिया ने सबसे पहले क्या किया, पावर ब्रिटिश क्राउन से सीधे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया में बदल दिया। जैसे उस समय हमारे क्या इस समय पीएम होता है ना, पीएम और प्रेसिडेंट, तो उस तरह से पीएम की अगर हम बात करें तो पीएम को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बोला जाएगा। तो इसे फिर वायसराय का पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायसराय। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वायसराय, तो वायसराय का पद भी इसे कहा जाता है। तो भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत के वायसराय का पद स्थापित किया। अब वायसराय क्या करता था, वायसराय डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था, किसके, क्राउन के। मतलब भारत में होने वाले जितने भी जो भी कुछ हो रहा है भारत में, उन सारी जानकारी को किस तक पहुंचाता था, क्राउन तक पहुंचाता था। और उसी के हाथ में सभी जानकारियां, या उसी के हाथ में भारत को चलाने का सारा पावर उसी के हाथ में दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए, जब वायसराय बनाया गया तो वायसराय तो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, क्राउन को, सीधे क्राउन को रिपोर्ट करेगा। मतलब कुछ भी हो रहा है तो क्राउन वायसराय से बात करेगा, वायसराय क्राउन से बात करेगा। तो यहाँ पर जब हुआ तो यहाँ पर जो मुगल शासन थे, मुगल शासन के जो लोग थे, उनको पहले पेंशन दिया जाता था कंपनी के रूप में। अरे कंपनी से आप व्यापार कर रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो उनको प्रॉफिट के रूप में क्या दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था। तो वायसराय का जब पद आया तो तुरंत 1858 रेगुलेटिंग एक्ट में, 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पेंशन को ही खत्म कर दिया गया। जब पेंशन को खत्म किया गया तो भाई जो मुगल शासक थे उनको बड़ा दिक्कत हुआ कि हमारा पेंशन खत्म हो गया। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था उसको भी खत्म कर दिया गया।
मतलब अब टू क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी भी खत्म कर दी गई। और यहाँ पर जो ब्रिटिश कैबिनेट बनाया गया, क्या बनाया गया, ब्रिटिश कैबिनेट, मतलब यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट की स्थापना कर दी गई कि लीजिए अब आप ब्रिटिश कैबिनेट अब यहाँ बनेगा। और उस ब्रिटिश कैबिनेट में 15 मेंबर्स होते थे, 15 सदस्य होते थे। तो भारत का सचिव जो था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो क्राउन के अंतर्गत वायसराय आता था, उसके लिए 15 मेंबर्स को रिक्रूट कर दिया गया कि आप लोग काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट होंगे और आप ही लोग सब लोग मिलकर क्या करेंगे, भारत की कानून व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, अब कानून व्यवस्था को जब देखने की बात आई तो इंडियन काउंसिल, अब इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1861 में। तो 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्य थे उनको और बढ़ा दिया गया। और उनको जो आजकल ऑर्डिनेंस पास होता है, अध्यादेश पास होता है, ये सारे पावर दे दिए गए किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, वायसराय के द्वारा ये सारे पद उसको दे दिए गए। अब यहाँ से जो वायसराय होगा उसकी जो लेगलिस्टिक, मतलब जो भी काउंसिल होगी, जो जो लॉ बनाने का काम करेगी, वो सबकी सब क्या करेगी, सारे लॉ वायसराय के साथ मिलकर बना सकती है। तो उसे ये आदेश दे दिया गया या उसे ये पावर दे दिया गया कि अब आप लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, भारत के लिए कानून बना सकते हैं या अध्यादेश बना सकते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप कर सकते हैं। और जो हमारा बॉम्बे और मद्रास था उसकी लेगलिस्टिक पावर फिर से उसे दे दी गई, लेकिन उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब भारत में अभी तो सेंट्रल पावर आ गया था, वायसराय के आ जाने से सेंट्रल पावर आ गया, लेकिन बॉम्बे और मद्रास को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ही आप भले ही हमारे अंदर है लेकिन आपको कुछ ना कुछ शक्तियां हम दे रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ छोटे मोटे लॉ बना सकते हैं। तो ये था, क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब चलते हैं आगे दोस्तों। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892। 1892 का क्या आया सबसे पहला। अब यहां पर देखो क्या हुआ, वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1892 ईस्वी में क्या हुआ, एक भारत का अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हिंदी में भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, अब बहुत दिन से बवाल हो रहा था यार चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। और 1892 में पहली बार इलेक्शन की बात की गई कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पर निर्वाचन पद्धति शुरू होगी, मतलब यहाँ पर एक चुनाव होगा, चुनाव की पद्धति स्टार्ट होगी। फिर उसके बजट की बात हुई, फिर क्या किया गया, यहाँ पर डिस्कसिंग किया गया कि बजट कैसे पास होगा या कैसे चुनाव होगा, कौन कौन लोग उस पर उतरेंगे, वो भारत के होंगे कि ब्रिटिशर्स होंगे, वो सारी इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बातें शुरू हो गई। तो यहां से नींव पड़ गई दोस्तों कि भारत में चुनाव होगा। अब जब भारत में चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन इलेक्शन में भाग लेगा, कौन कौन कानून के काउंसिल में भाग लेगा, और उसका बजट कितना होगा, और कौन किस चुनाव को किस तरह से किस पावर से लड़ सकता है। अब यहां से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया भारत में काउंसिल एक्ट। अब इसी काउंसिल एक्ट को आगे बढ़ाया गया दोस्तों 1909, मतलब 1909 में। तो सुनिए, इस समय जो हमारे काउंसिल में ये मॉर्ले मिंटो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, मॉर्ले एंड मिंटो। देखिए जो पहला नाम होता है वो पीएम का होता है और दूसरा नाम वायसराय का होता है। तो जो मॉर्ले थे वो पीएम थे या जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोल सकते हैं इंडिया, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो इसको सुधार भी कह सकते हैं या मार्लो मिंटो भी कह सकते हैं। तो जो लॉर्ड मिंटो थे वो इस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो पहली बार यहाँ बात की गई, देखिए यहाँ फूट डालो की नीति शुरू हो चुकी है दोस्तों। जो अंग्रेज कहते थे ना फूट डालो राज करो, अब यहां से वो शुरू हो गया 1909 से। उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम अलग वोटर होंगे, हिंदू अलग वोटर होंगे। मतलब उनको पता चल गया था कि अब भारत में शासन करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया कि अब फूट डालो राजनीति करो। तो मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, भारत के वायसराय, उन्होंने पहली बार मुस्लिम सदस्यों के लिए कहा कि नहीं, इनका इलेक्शन अलग से होगा और इनकी इलेक्शन की व्यवस्था भी अलग से होगी। तो देखिए मुस्लिम शब्द यहाँ पर आ गया, अब हिंदू शब्द यहाँ से आ गया, तो यहाँ से फूट पड़ना स्टार्ट हो गया। तब क्या हुआ, यहाँ पर यह भी डिसाइड कर दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम निर्वाचन, मतलब मुस्लिम व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है तो उसको वोट भी कौन कर सकता है, मुस्लिम। अब बताइए, अब मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा, हिंदू को हिंदू ही वोट करेगा। तो यहां से तो फूट डाल दिया इन्होंने, फूट डालने का काम कर दिया कि फूट डाल दिया, अब शासन हम आराम से कर सकते हैं। तो लॉर्ड मिंटो जो थे, इन्हें सबसे ज्यादा इस बात का कहते हैं दोष दिया जाता है कि सांप्रदायिक वर्ड, जो सांप्रदायिक चीजें हैं उसके जनक हैं ये उसके फादर हैं। यहां से इन्होंने हिंदू और मुसलमान, या जैसे कहते हैं फूट डालो, इसकी राजनीति इन्होंने स्टार्ट कर दी।
और पहली बार वायसराय और गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की एंट्री भी शुरू हो गई। मतलब जो काउंसिल था, वायसराय का काउंसिल, उसमें से पहले क्या होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन 1909 एक्ट में क्या किया, अब इंडियन भी इसमें क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो जो सबसे पहले इंडियन थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्या थे, फर्स्ट जो मेंबर थे वो वायसराय के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते थे। तो ये पहला थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में चलते हैं। देखिए अब यहां से असली चीजों की स्टार्टिंग शुरू हो रही है। देखिए इस समय इसको देखिए, अगर हम पहले देखते हैं तो चैम्सफोर्ड, इसमें जो चैम्सफोर्ड वर्ड आया, ये चैम्सफोर्ड, देखिए हमेशा सेकंड वाला नाम जो होता है वो वायसराय का होता है, और जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है इसको क्या कहते हैं, ये आपका होता है पीएम का या जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नाम होता है। तो जो चैम्सफोर्ड थे, चैम्सफोर्ड उस समय हमारे वायसराय थे 1919 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे इन्होंने कुछ चीजें डिसाइड की। क्या डिसाइड की, सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि नहीं, विधायिका भी पास होगा, मतलब हमारे लीगल एडवाइजर भी होंगे, सेंट्रल पावर भी दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, लेगलिस्टिक असेंबली भी बनाई जाएगी या लेगलिस्टिक काउंसिल भी बनाया जाएगा। अब जब ये सब बनाया जाएगा तो इन्होंने बताया कि नहीं, अगर कोई लेगलिस्टिक असेंबली बनाई जाएगी तो उसकी जो वर्किंग पीरियड होगी वो 5 ईयर्स की होगी, और उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो होंगे या मेंबर्स होंगे वो 60 होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर सेंट्रल बनता है तो सेंट्रल का जो कार्यकाल होगा या वैलिडिटी पीरियड होगी, या जो कह सकते हैं हम कि कितने दिन तक वो काम करेंगे, तो वो यहाँ पर 3 साल बनाया गया, और सदस्यों की संख्या 140 से 145 रखी गई। और यहां से अब दो पार्ट बढ़ता है। दो पार्ट बढ़ने का मतलब है कि अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड, कि यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट आ गया। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब कि देखिए जब हम बात करेंगे तो दो गवर्नमेंट का बात मतलब एक तो आपका रिजर्व होगा और दूसरा क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। मतलब एक को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा जो होगा वो रिजर्व होगा। तो इसे सबसे पहले किसने लाया था, लियोनस कार्टियस ने। किसे लाया था, लियोनियस कार्टिनस ने। तो कार्टियस जो थे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लियोनस कार्टियस, ये इसके क्या थे, जनक थे। और पहली बार इन्होंने ही बोला कि महिलाओं को भी वोट का अधिकार होगा। देखिए पहले महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता था, लेकिन इसके थ्रू क्या किया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे मोर्टन चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, या मोर्टन चैम्सफोर्ड क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, मोडिफाई भी बोल सकते हैं। चलिए यहां तक आई थिंक हमें आपको समझ में आ गया। और यहां से पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या कर दी गई थी, नींव रख दी गई थी। कि मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है या लोक सेवा आयोग की होती है, तो यहां से इसका क्या कर दिया गया था, स्टैब्लिश शुरू कर दिया गया था। अब जब इसका स्टैब्लिश शुरू किया गया, अगले 1935 जो भारत का जो अगला अधिनियम आया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। और यहीं से माना जाता है कि भारत का जो संविधान था वो बन के यहीं से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो ये जो अधिनियम थे या ये जो कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यहां से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक प्रकार से बनकर निकला। देखिए यहाँ पर टोटल 321 धाराएं बना दी गई थी, 10 अनुसूचियां बना दी गई थी, और इसके द्वारा क्या किया गया था, फिर जो जो डुअल गवर्नमेंट की फैसिलिटी थी 1919 में, उसे फिर खत्म कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी थी, जो रिजर्वेड और ट्रांसफरेबल थी, उन दोनों को फिर से खत्म कर दिया गया। और खत्म करके क्या किया गया, यहाँ पर जो न्यायालय की शक्ति थी, न्यायालय की शक्ति को क्या कर दिया गया, सबसे बड़ा कर दिया गया। और कह दिया गया कि अगर न्यायालय की शक्ति जो होगी वो सबसे तगड़ी होगी, मतलब लंदन में बैठा हुआ जो क्या कहते हैं, लंदन में बैठा हुआ जो ब्रिटेन में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सबसे तगड़ा होगा। और इसी समय दोस्तों क्या किया गया था, इसी समय हमारे लिए रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। 1935 एक्ट में ही क्या किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ क्या किया था, इसी समय भारत से वर्मा को भी अलग कर दिया गया था। वर्मा मतलब आज के समय का जो म्यांमार है, उसको इसी समय अलग कर दिया गया था। तो 1935 की अगर हम बात करते हैं तो इस समय ड्यूअल जो हमारा गवर्नेंस था उसको खत्म कर दिया गया, फेडरल लिस्ट खत्म कर दिया गया, और साथ ही साथ क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो तरह के निकल के कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई।
और यहाँ पर से टोटल प्रोविंस जो थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, यहाँ पर 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां बना दी गई। और जब 10 अनुसूचियां बना दी गई तो यहाँ पर जो असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, ये सब जो थे ये पावर के रूप में निकल के आए कि ठीक है इनकी पावर अलग होगी। असम, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये सब क्या होंगे, ये सब यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड मतलब एक साथ रह सकते हैं। और इनके लिए क्या किया गया, एक अलग से कानून नहीं, इनके सारे कानून एक जैसे होते थे। और यहाँ से काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बनाया गया। फिर उसके बाद 1947 का एक्ट आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। इस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है इंडिया आज से क्या है 1947 30 जून 1947 से भारत का क्या है, आजाद है। 30 जून 1947 को भारत ने क्या किया, भारत को सौंप दिया ब्रिटिश शासन ने, कहा भी आपकी भारत आपकी जिम्मेदारी है, आप चाहे इसका जो चाहे वो करो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बवाल शुरू किया। मुस्लिम लीग ने जब बवाल स्टार्ट किया तो भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हुआ तो 4 जुलाई को क्या हुआ, 4 जुलाई को सबसे पहले ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित किया गया और 18 जुलाई को भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया। तो 18 जुलाई 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन स्वीकृत हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 राष्ट्र बन गए। और वायसराय के पद को भी यहाँ खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया, यहाँ पर भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया गया जिसको नाम दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन इस समय के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, जिनके अंतर्गत क्या हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन भी हुआ। भारत अपने क्या किया, भारत अपने जितने देशों को या अपनी जितनी रियासतों को था उनको मिलाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर जिनको पाकिस्तान के साथ जाना था वो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, जिन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना था वो हिंदुस्तान के साथ रह सकते थे, और जिन्हें खुद से फ्री होना है वो खुद से भी फ्री हो सकते थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट यहाँ पर जाकर खत्म हुआ। तो यहाँ से हमारी संविधान की नींव पड़ी थी दोस्तों। तो भारत को अपने संविधान के लिए सोचिए 1947 तक अंग्रेजों के कितने एक्ट को सहना पड़ा, तब जाके 1946 में काउंसिल, हमारी जो काउंसिल कमेटी है उसका गठन हुआ। वहां से फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो बार बार विरोध करते थे कि नहीं मुस्लिमों के लिए अलग कानून होगा, हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा, क्योंकि मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी में है, अगर हिंदू की कानून को मुसलमानों पे थोपा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारे बवाल को लेकर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, जो कि अंग्रेज चाहते भी थे। तो भारत पाकिस्तान विभाजन को स्वीकृत कराया लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, तो इसी के साथ ये खत्म होता है पार्ट हमारा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बनाऊंगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कैसे भाग लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे। तो इस वीडियो के लिए आप आगे जाकर फिर से हमारे क्या कहते हैं जेन 5 पर लॉग इन करके देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।